लेट अस स्टार्ट अ सेशन। आज के सेशन में हम 9th 10th एंड 11 जून के करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मोदी कैबिनेट 3.0, जिसमें 71 मिनिस्टर्स ने ओथ ली अलोंगसाइड प्राइम मिनिस्टर मोदी। एंड कल रात ही इन मिनिस्टर्स को पोर्टफोलियो भी एलोकेट हुए हैं, जिनको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में देखेंगे। देन फ्रेंच ओपन 2024, ईगा स्वास्तिक clinches third consecutive title. So let us learn all these current affairs together. फर्स्ट इज मोदी कैबिनेट 3.0, जिसमें 71 मिनिस्टर्स ने ओथ ली अलोंगसाइड प्राइम मिनिस्टर मोदी। एंड इसमें से 7 वुमेन थी। तो ये नंबर हमें याद रखना है कि 71 मिनिस्टर्स थे प्लस प्राइम मिनिस्टर, टोटल 72 लोगों ने ओथ ली, जिसमें 7 वुमेन थी। The third ministry of Narendra Modi और मोदी कैबिनेट 3.0 is the Union Council of Ministers. तो इन 72 को बोला जाता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। टोटल मिनिस्टर्स थे 71 प्लस प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट रैंक के थे 30, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के हैं 5 एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट है 36। तो ये सारे नंबर्स हमें याद रखने हैं। और अगर आपको पूछा गया टोटल कितने मिनिस्टर्स हैं, तो टोटल होंगे 72 इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। अगर आपको पूछा गया कैबिनेट रैंक के कितने हैं, तो 30 हैं। कैबिनेट रैंक के 30 हैं। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, हमें ध्यान रखना है। कैबिनेट रैंक के 30 मिनिस्टर्स हैं और टोटल मिनिस्टर्स है 72। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है 5 एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट है 36। तो आज की क्लास में हम कैबिनेट रैंक एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के पोर्टफोलियोज देखेंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में हम मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कौन कौन से पोर्टफोलियोज मिले हैं वो देखेंगे। सो फर्स्ट इज नरेंद्र मोदी। तो इनको वही पोर्टफोलियोज मिला है जो इनके पास पहले से थे। तो फर्स्ट 2 गवर्नमेंट्स में भी इनके पास यही पोर्टफोलियोज थे, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवियंसेस एंड पेंशंस एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस। तो ये तीनों डिपार्टमेंट इनके पास पहले से ही हैं, तो इन्होंने यही डिपार्टमेंट्स रिटेन किए हैं। देन कैबिनेट रैंक के 30 मिनिस्टर्स हैं। राजनाथ सिंह, इन्होंने भी डिफेंस मिनिस्ट्री को रिटेन किया है। देन होम मिनिस्टर अमित शाह, इनके पास पहले ही होम मिनिस्टर और कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट था। देन नितिन गडकरी, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तो ये सारे इन्होंने रिटेन किए हैं। पिछली बार भी इनके पास यही मंत्रालय थे। देन जेपी नड्डा, अब एज ऑफ नाउ ये बीजेपी के प्रेसिडेंट थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, बट इनको अभी कैबिनेट में इंडक्ट किया गया एज हेल्थ मिनिस्टर एंड केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। देन शिवराज सिंह चौहान, ये मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं और इनको इंडक्ट किया गया है एज एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो इनको 2 मंत्रालय मिले हैं, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। देन निर्मला सीतारमन जी को भी वही डिपार्टमेंट मिला जो उनके पास पहले से थे, फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स। देन एस जयशंकर, इन्होंने भी अपना रिटेन किया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो इनमें से कुछ ने रिटेन किया है, कुछ को नए मिले हैं। देन मनोहर लाल खट्टर, ये हरियाणा के सीएम थे, इनको मिला पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। देन एच डी कुमार स्वामी, हैवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील, तो इनकी पार्टी है जनता दल सेकुलर, बीजेपी के साथ इनकी अलायंस थी, तो इनको उस कोटे में से मिला है। देन धर्मेंद्र प्रधान, ये पहले भी एजुकेशन मिनिस्टर ही थे पिछली सरकार में। देन पीयूष गोयल, इनके पास पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ही था। देन जीतन राम मांझी, इनको हिंदुस्तान अवाम मोर्चा, उनकी पार्टी से मिला है। जीतन राम मांझी को माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को एमएसएमई भी बोलते हैं। देन लल्लन सिंह, इनको जेडीयू की तरफ से, जेडीयू के कोटे से मिला है पंचायती राज, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। देन सर्बानंद सोनोवाल, इनको मिला पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। देन वीरेंद्र सिंह, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनके पास पहले भी यही मंत्रालय था। देन किंजरप्पू राम मोहन नायडू, इनको टीडीपी के कोटे से मिला है सिविल एविएशन। ये मंत्रालय पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास था। पिछली सरकार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास ये मिनिस्ट्री थी। देन प्रहलाद जोशी, इनको कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। देन जुअल ओरम, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। लास्ट टाइम ये मंत्रालय था अर्जुन मुंडा के पास, बट अभी ये इलेक्शन हार गया अर्जुन मुंडा, तो इनको ये मिला है जुअल ओरम को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स।
देन ज्योतिरादित्य सिंधिया, कम्युनिकेशंस, डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। देन गिरिराज सिंह, इनको मिला मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स। देन अश्विनी वैष्णव, रेलवेज, रेलवेज तो पहले से ही था इनके पास। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इनको नया मंत्रालय मिला है। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी भी इनके पास पहले से ही था। तो दो डिपार्टमेंट इनके पास पहले थे रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इनको नया मिला है। देन भूपेंद्र यादव, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी इनके पास पहले से ही था। तो हम देख सकते हैं काफी सारे मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स जो पिछली सरकार में लोगों के पास थे, सिमिलरली वैसी ही कैबिनेट बनी है इस बार। देन गजेंद्र सिंह शेखावत, इनको मिला कल्चर एंड टूरिज्म। लास्ट टाइम इनके पास जल शक्ति था, जल शक्ति था इनके पास, ये राजस्थान से आते हैं। देन अन्नपूर्णा देवी, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पहले ये स्मृति ईरानी के पास था, अब वो इलेक्शन हार गई है तो इनको मिला है अन्नपूर्णा देवी को वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। देन किरण रिजिजू, ये पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बने हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड माइनॉरिटी अफेयर्स। देन हरदीप सिंह पुरी, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मनसुख मांडविया, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यूथ एंड स्पोर्ट्स। देन जी किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस। देन चिराग पासवान, इनको मिला फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। देन सी आर पाटिल, मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति, ये गुजरात से आते हैं, गुजरात बीजेपी के ये प्रेसिडेंट है, इनको मिला जल शक्ति, जो पहले गजेंद्र सिंह शेखावत के पास था, जल शक्ति। तो ये रहे 30 कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर्स। इनको हम अच्छे से रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे हमें सारी मिनिस्ट्रीज याद हो जाएंगी, और हम डेली करंट अफेयर्स में भी इसको रिवाइज करते रहेंगे। जब भी हमारे आगे डेली करंट अफेयर्स आएंगे तो हम 5-5, 6-6 करके इनको रिवाइज करते रहेंगे विद देयर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। देन वी हैव मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज, तो इनको ये इंडिपेंडेंट चार्ज मिला राव इंद्रजीत सिंह को। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एंड प्लानिंग, तो ये दो मिनिस्ट्रीज का इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है, और इनको एमओएस भी बनाया कल्चर मिनिस्ट्री का, एमओएस इन द मिनिस्टर ऑफ कल्चर, जो गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मिनिस्टर हैं। तो इसके कैबिनेट मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, और इनको एमओएस मिला है कल्चर का। एंड दो मिनिस्ट्रीज का इन्हें इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है, दैट आर स्टैटिस्टिक्स एंड प्लानिंग। देन जितेंद्र सिंह, इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस का इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस का इंडिपेंडेंट चार्ज मिला है। और ये एमओएस भी बनेंगे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के, एमओएस प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, जहां पे स्पेस, एनर्जी, पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, इसके भी ये एमओएस रहेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर के पास जो जो डिपार्टमेंट है उसके ये एमओएस रहेंगे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, स्पेस, एनर्जी एंड पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। और इंडिपेंडेंट चार्ज मिला अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अर्थ साइंसेस का। देन अर्जुन राम मेघवाल, ये लॉ एंड जस्टिस का इंडिपेंडेंट चार्ज मिला इनको, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस इंडिपेंडेंट चार्ज। और ये एमओएस भी रहेंगे पार्लियामेंट्री अफेयर्स के, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जिसके मिनिस्टर है किरण रिजिजू, कैबिनेट मिनिस्टर किरण रिजिजू। देन प्रताप राव गणपत राव यादव, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज मिला मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, और ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहेंगे हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, जो मिला है जेपी नड्डा। तो जेपी नड्डा कैबिनेट मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, और इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट होंगे प्रताप राव गणपत राव यादव। देन जयंत चौधरी, इनको मिला स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के इंडिपेंडेंट चार्ज मिला इनको। एंड एमओएस रहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, जो कि है धर्मेंद्र प्रधान जी की, धर्मेंद्र प्रधान जी। नेक्स्ट इज फ्रेंच ओपन 2024, गोफ एंड सिनियाकोवा विन फर्स्ट फ्रेंच ओपन डबल्स टाइटल। तो रिसेंटली फ्रेंच ओपन कंक्लूड हुआ है पेरिस फ्रांस में, एंड इसको बोला जाता है रोलैंड गैरोस। द फ्रेंच ओपन, ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस, इज वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स। तो 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें से एक है फ्रेंच ओपन, जो कि क्ले पे खेला जाता है, क्ले के कोर्ट पे खेला जाता है। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखना है। बाकी 3 ग्रैंड स्लैम्स, ऑस्ट्रेलियन ओपन ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे, विंबलडन खेला जाता है ग्रास पे, यूएस ओपन खेला जाता है हार्ड कोर्ट पे। तो ये भी फैक्ट हमें याद रखनी है। ऑस्ट्रेलियन ओपन कहाँ खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पे।
विंबलडन ग्रास पे, यूएस ओपन हार्डकोर्ट पे एंड फ्रेंच ओपन क्ले पे। द फ्रेंच ओपन 2024 was held at the स्टेड रोलैंड गैरोस, इसलिए इस कंपटीशन को रोलैंड गैरोस कंपटीशन भी कहा जाता है, इन पेरिस फ्रांस फ्रॉम 26 मई टू 9 जून 2024। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है कि 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स होते हैं, उनमें से क्ले पे कौन खेला जाता है, हार्ड कोर्ट, ग्रास एंड फ्रेंच ओपन कहाँ हुआ था, कब हुआ था। और अब हम इसके विनर्स देखते हैं। तो फ्रेंच ओपन मेंस सिंगल्स के विनर है कार्लोस अल्कराज, जो कि है स्पेन से। कार्लोस अल्कराज ने जीता है मेंस सिंगल्स अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को हरा के। अलेक्जेंडर ज़ेवरेव को इन्होंने हराया। देन वुमेन सिंगल जीता है ईगा स्वाइटेक ने, जो कि है पोलैंड से। ईगा स्वाइटेक जो कि पोलैंड से है, इन्होंने जैस्मिन पॉयलिन को हराया। जैस्मिन पॉयलिनी। देन मेंस डबल्स जीता है मार्सिलो अरिविलो एंड मेट पेविक ने। मार्सिलो अरिविलो एंड मेट पेविक ने इन्होंने हराया साइमन बोलेली एंड एंड्रिया वेवासोरी को। देन वुमेन्स डबल्स जीता है कोको गॉफ एंड कैटरीना सिनेकोवा ने। कोको गॉफ एंड कैटरीना सिनेकोवा सारा एरिनी एंड जैस्मिन पॉयलिनी को हराया। तो वुमेन सिंगल हमने देखा था, वुमेन सिंगल में भी रनर अप जैस्मिन ही बनी थी। वुमेन सिंगल्स में भी रनर अप थी जैस्मिन पॉयलिनी। वहां पे ईगा स्वाइटेक जो कि पोलैंड से है, इन्होंने जैस्मिन पॉयलिनी को हराया था। देन मिक्स डबल्स जीता है लॉरा सीजमन एंड एडोगॉड रोजर वेस्लिन ने। वो मिक्स डबल्स लॉरा सीजमन एंड एडोगॉड रोजर वेस्लिन ने डिजायरे क्रॉकिक एंड नील्स कुप्सी को हराया। डिजायरे क्रॉकिक एंड नील्स कुप्सी को हरा के इन दोनों ने मिक्स डबल्स जीता है। तो ये फ्रेंच ओपन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स करंट अफेयर में आता है ये, इसको सारे फैक्ट्स को हमें याद रखना है। हंगरी अनवील्स 700 मीटर पेडेस्ट्रियन ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी। तो हंगरी ने बनाया 700 मीटर का पेडेस्ट्रियन जिसे बोला जाता है ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी, जो कि वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस है इन द वर्ल्ड। सो दिस इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिजेस इन द वर्ल्ड। द केबल स्टेड ब्रिज सपोर्टेड बाय 6 केबल रोप्स। तो इस 6 केबल रोप्स के साथ सपोर्टेड है, इस 700 मीटर्स लॉन्ग। The bridge, which connects two nearby hills and has a glass floor in the middle, is expected to boost tourism in northeastern Hungary bordering Slovakia। तो यहाँ पे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो आएगा कि ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी कहाँ है, तो ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी है हंगरी में। सेकंड क्वेश्चन है कि कितने मीटर लंबा है, 700 मीटर्स लॉन्ग, एंड कितनी केबल रॉप से कनेक्टेड है, 6 केबल रॉप्स, और ये किससे बना है, ग्लास फ्लोर इन दी मिडल। तो एक एक फैक्ट हमें याद रखना है। सरबजोत सिंह शाइन्स एट आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2024 इन म्यूनिक। तो सरबजीत सिंह ने जीता है गोल्ड, इंडिया का फर्स्ट मेडल एट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। तो आईएसएसएफ की फुल फॉर्म याद रखनी है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में, जिसका वर्ल्ड कप हुआ था म्यूनिक जर्मनी में। म्यूनिक जर्मनी में ये वर्ल्ड कप हुआ था, और इन्होंने गोल्ड मेडल जीता इन दी मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट। तो 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, और सिल्वर जीता चाइना ने, एंड ब्रॉन्ज जीता जर्मनी के रॉबर्ट वार्टर ने। तो इसी में सिफत कौर समरा ने ब्रॉन्ज जीता इन दी वुमेन्स 50 मीटर राइफल इवेंट। सिफत कौर समरा ने ब्रॉन्ज जीता इन दी वुमेन्स 50 ईयर राइफल इवेंट, एंड सरबजोत सिंह ने गोल्ड जीता था 10 मीटर में। इंडिया की पोजीशन थी थर्ड विद 2 मेडल्स। इंडिया की पोजीशन थी थर्ड विद 2 मेडल्स, और इसी के साथ साथ सरबजोत सिंह एंड सिफत कौर समरा ये दोनों ही पेरिस ओलंपिक्स के लिए भी सिलेक्ट हो गए हैं। पेरिस ओलंपिक्स जो कि फ्रांस में होगा, उसमें इन्होंने क्वालिफाई कर लिया है, और सिफत कौर समरा ने 50 मीटर कैटेगरी में जीता है, और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर कैटेगरी में। और ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था, म्यूनिक जर्मनी में। इंडिया आइस ऑपरेशंस एट बांग्लादेश मोंगला पोर्ट अमिड स्ट्रेटेजिक राइवलरी विद चाइना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा बांग्लादेश, ये रहा बांग्लादेश, और यहाँ पे है मोंगला पोर्ट, यहाँ पे है चिट्टगोंग पोर्ट, और यहाँ पे है नॉर्थ ईस्ट रीजन, हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो दिस इज इंडियाज नॉर्थ ईस्ट region. India aims to operate Mongla port in Bangladesh and build a new terminal to counter China's regional influence. तो चाइना में पता है, म्यांमार में, यहाँ पे म्यांमार है,
म्यांमार में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, पोर्ट्स बिल्ड कर रहा है, तो इसी के साथ साथ इंडिया भी चाहता है कि हम चाइना को काउंटर कर सके। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश का सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है, दैट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड 62 किलोमीटर फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल से 62 किलोमीटर लोकेटेड है। India's interest in the Mongla will improve access and reduce transportation costs to northeastern states like Assam and त्रिपुरा। अगर हम इस मैप में देखें तो अगर हमें नॉर्थ ईस्ट जाना है तो हमें यहाँ से बिहार, वेस्ट बंगाल होते हुए सिलिकॉन चिकन स्नैक्स सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए नॉर्थ ईस्ट जाना पड़ता है। बट अगर हम यहाँ से देखें, ये रहा कोलकाता पोर्ट, और यहाँ से मोंगला पोर्ट बहुत ही प्रॉक्सिमस है, और वहां से नॉर्थ ईस्ट। सो दिस इज लाइक रिड्यूसिंग आवर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, और यहाँ पे हमारा स्ट्रेटेजिक एक्सेस भी रहेगा। बिहार ह्यूमन मेड वेटलैंड्स नागी एंड नाक्टी रिकॉग्नाइज्ड अंडर रामसर कन्वेंशन। तो ये दोनों वेटलैंड्स को रामसर कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज किया गया है। अ रामसर साइट इज अ वेटलैंड साइट designated to be of international importance under the Ramsar Convention, also known as the Convention on Wetlands, an international environment treaty signed on 2nd February 1971 in Ramsar, ईरान। तो रामसर साइट एक वेटलैंड साइट है जिसको रामसर कन्वेंशन के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है, जिसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स भी कहा जाता है, और ये साइन हुई थी 1971 में इन रामसर, ईरान। द नागी एंड नक्ती बर्ड सेंचुरीज, तो ये दोनों बर्ड सेंचुरीज बिहार में है जिनको वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस रिकॉग्नाइज किया गया है अंडर रामसर कन्वेंशन। तो इसी के साथ साथ इंडिया में अब 82 रामसर साइट्स हो गई हैं, पहले 80 थी, अभी 2 हो गई हैं, तो 82 रामसर साइट्स। स्टेट हैविंग मैक्सिमम रामसर साइट्स है तमिलनाडु। तो सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है तमिलनाडु में 16। तो इस फैक्ट को भी याद रखना है, सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है तमिलनाडु में 16, और अभी टोटल 82 रामसर साइट्स है इंडिया में। और रिसेंट कौन सी थी? नागी एंड नागती बर्ड सेंचुरीज इन बिहार। और रामसर साइट से इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें याद रखने हैं। फर्स्ट रामसर साइट इंडिया में लिस्ट हुई थी 1981 में। तो फर्स्ट रामसर साइट इन इंडिया वाज लिस्टेड इन 1981, चिलिका लेक उड़ीसा एंड कियोलादो नेशनल पार्क इन राजस्थान। चिलिका लेक के बारे में एक और फैक्ट याद रखना है, ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन है इंडिया का लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक कौन सा है, तो दैट इज चिलिका लेक उड़ीसा। देन इंडिया का लार्जेस्ट रामसर साइट कौन सी है? लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया सुंदरबन इन वेस्ट बंगाल। एंड स्मॉलेस्ट कौन सी है? रेणुका वेटलैंड इन हिमाचल प्रदेश। तो लार्जेस्ट रामसर साइट एंड स्मॉलेस्ट रामसर साइट भी याद रखनी है। सुंदरबंस लार्जेस्ट है, रेणुका वेटलैंड स्मॉलेस्ट है हिमाचल प्रदेश में। देन लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है? दैट इज व्यूलर लेक इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सॉरी, जम्मू कश्मीर अभी यूटी है, जम्मू कश्मीर अभी एक यूटी है, स्टेट नहीं है। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक का है जम्मू कश्मीर यूटी में व्यूलर लेक। तो ये सारे स्टैटिक जीके के फैक्ट्स हैं, हमें याद रखने हैं। पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क एंड ग्रीस इलेक्टेड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो ये 5 कंट्रीज रिसेंटली इलेक्ट हुई हैं एज यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नॉन परमानेंट मेंबर्स। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स। तो यूनाइटेड नेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटेरिएट, देन आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो ऐसे ही यूएनएससी एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का, एंड इज चार्ज विद इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। द यूएनएससी इज द ओनली बॉडी विद द अथॉरिटी टू इशू रेजोल्यूशंस। तो ये एकमात्र यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है जो कि बाइंडिंग रेजोल्यूशंस इशू कर सकती है ऑन मेंबर स्टेट्स। तो जो भी रेजोल्यूशन ये इशू करेंगे दैट आर बाइंडिंग ऑन मेंबर स्टेट्स। तो हम देख सकते हैं कितनी पावरफुल है। टोटल मेंबर्स है 15, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। टोटल मेंबर्स है इसमें 15, और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो इसमें अगर परमानेंट मेंबर्स की बात करें, जिसे P5 कंट्रीज भी कहा जाता है, P5 कंट्रीज ये परमानेंट मेंबर्स है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स, जिनके पास वीटो पावर रहती है। इन सब कंट्री के पास वीटो पावर होती है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी डिसीजन ये वीटो कर सकते हैं। देन 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो कि 2 साल के लिए इलेक्ट हो जाते हैं, 2 ईयर की टर्म के लिए इलेक्ट होते हैं बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। एंड हर साल 5 मेंबर्स रिप्लेस हो जाते हैं। 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल
आर रिप्लेस्ड एवरी ईयर्स। तो परमानेंट मेंबर्स ऐसे ही रहेंगे, 5 के 5 हर साल ये आते रहेंगे, बिकॉज इनके पास वीटो पावर भी है और ये परमानेंट मेंबर है, जिसे P5 भी कहा जाता है, पावरफुल 5। नॉन परमानेंट मेंबर्स इलेक्ट किए जाते हैं बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। तो हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर्स चेंज होते हैं। करंट मेंबर्स कौन है? अल्जीरिया, इक्वाडोर, गुआना, जापान, साउथ कोरिया, माल्टा, मोजाम्बिक, सियरा लोनी, सोवियन सीजन। एंड रिसेंटली 5 कंट्रीज, पाकिस्तान, Panama, Somalia, Denmark and Greece elect to for a 2-year term starting 1st January 2025। तो 1st जनवरी 2025 से लेके दिसंबर 2026 तक 2 साल के लिए ये 5 मेंबर्स नॉन परमानेंट मेंबर्स रहेंगे और रिप्लेस करेंगे इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड, जिनकी टर्म दिसंबर 2024 में खत्म हो जाएगी। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं। Now let us see the appointments of the day. First is Shri Kamal Kishore Swan. Shri Kamal Kishore Swan took over the additional charge of Director General of Employees State Insurance Corporation. तो Employees State Insurance Corporation के ये डायरेक्टर जनरल बने हैं अंडर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। देन समीर बंसल, पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस ने समीर बंसल को अपना न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनाया है, इफेक्टिव फ्रॉम जुलाई 1, 2024। तो ये दोनों याद रखने हैं, कमल किशोर सोन एंड समीर बंसल, पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस। सो दैट इज इट फॉर दिस डेली करंट अफेयर सेशन। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, बेस्ट विशेस फॉर एग्जाम्स। जय हिंद, जय भारत।